हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शशांक शेखर। तो पिछली क्लास पे हमने सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे एक वाले केस में क्या है कि लिक्विड सॉल्वेंट है और हमारा सॉलिड जो है वो सॉल्यूट है। दूसरा जो केस था हमारा वो क्या था, गैस जो था हमारा सॉल्यूट था और जो लिक्विड था वो क्या था, सॉल्वेंट था। तो ये चीज, इससे रिगार्डिंग चीजें हमने कल पढ़ी। और जो गैस ने लिक्विड के रिगार्डिंग है उससे हमने हेनरीज लॉ पढ़ा कल, है ना, कि कैसे अगर हम प्रेशर को क्या करें, बढ़ाएं, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। आज जो हम सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं उस सॉल्यूशन को हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे और जो भी लिक्विड कंपोनेंट जो हम लेंगे वो सारे के सारे वोलेटाइल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो अभी हम लॉ पढ़ने वाले हैं उसके लिए ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी है कि अभी जो हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे उसमें जो लिक्विड हम ऐड कर रहे हैं एज ए सॉल्यूट वो क्या होना चाहिए, वो वोलेटाइल होना चाहिए। सारे के सारे लिक्विड कंपोनेंट बेसिकली क्या होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए। नाउ अब ये जो रॉल्स लॉ है वो सॉल्यूट के लिए, ठीक है, सॉल्यूट हो सकता है कि गैस भी हो, लिक्विड भी हो, सॉलिड भी हो, ठीक है, पर वोलेटाइल होने चाहिए, राइट। नाउ अगर हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया, ठीक है, दो वोलेटाइल लिक्विड का, क्या लिया हमने, एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया दो वोलेटाइल लिक्विड का, और उसको दोनों कंपोनेंट को डिनोट किया हमने वन और टू से। एक को वन मान लिया और दूसरे को टू मान लिया। अब जब हम इन्हें क्लोज्ड वेसल में रखेंगे तो दोनों लिक्विड्स क्या करेंगे, इवोपोरेट करना स्टार्ट करेंगे, है ना। स्लोली स्लोली दोनों क्या होंगे, इवोपोरेट होंगे। और आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि एक इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, क्योंकि अगर चीजें इवोपोरेट हो रही है तो साइमल्टेनियसली जो वेपर बन रहा होगा वो वापस से लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूसली चल रहा है, कंडेंसेशन और इवोपोरेशन का। अब इनिशियली क्या होगा, क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में इसके सॉल्वेंट के क्या है, या फिर आप बोल सकते हैं लिक्विड कंपोनेंट का वेपर नहीं प्रेजेंट है, पर जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि जो गैसेस होते हैं वो वेपर प्रेशर ज्यादा अप्लाई करते हैं, है ना। तो एक टाइम बाद क्या होगा कि इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ इवोपोरेशन विल बी इक्वल्स टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब उस वाले केस में जो प्रेशर बन रहा है, ठीक है, वेपर बन गया, दो कंपोनेंट थे, दोनों वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं और सॉल्यूशन के ऊपर वाले एरिया में जमा हो रहे हैं, है ना। अब क्या हो गया, वहां पे गैसियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उस वाले लिक्विड के। अब वो क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन के सरफेस पे, राइट। और उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, P1। अगर वन कंपोनेंट के द्वारा जो अप्लाई हो रहा है उसे P1, और P2 जो कि सेकेंड कंपोनेंट के द्वारा अप्लाई किया जा रहा है सॉल्यूशन के सरफेस पे। और इन दोनों के सम को हम बोलेंगे P टोटल, दैट इज द टोटल प्रेशर, राइट। क्लियर है ये चीज। अब दिस पार्शियल प्रेशर आर रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन। ये जो P1 और P2 है वो मोल फ्रैक्शन से क्या हुआ, जुड़े हुए हैं, और इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि मोल फ्रैक्शन कितना है, ठीक है। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतने ही ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, और इसका अपोजिट भी ट्रू है। तो इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रॉल्स लॉ बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ अगर हमने एक सॉल्यूशन लिया है जिसमें दो वोलाटाइल लिक्विड है, वोलाटाइल मतलब जो इजीली कन्वर्ट हो जाए फ्रॉम लिक्विड टू गैस, ओके, तो दो वोलाटाइल लिक्विड है, तो अगर मैं उनके पार्शियल प्रेशर को कनेक्ट करना चाहूं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे मोल फ्रैक्शन के, है ना। ओके, नेक्स्ट। सपोज इस रिलेशन को हमने यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे, ठीक है। मैथमेटिकली हम लिखेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वन इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन, राइट। अब क्या होगा, यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देंगे, ठीक है, सॉरी प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे हम पी नॉट वन बोलेंगे। अब ये पी नॉट वन क्या है, तो ये जो पी वन है वो किस केस में पार्शियल प्रेशर है, सॉल्यूशन के केस में, है ना। अगर यही कंपोनेंट वन क्या प्रेजेंट हो, इंडिविजुअली प्रेजेंट हो, मतलब कोई और उसमें कंपोनेंट इंटरेक्ट नहीं कर रहा हो, तो उसे हम प्योर वाला प्योर बोलेंगे, प्योर कंपोनेंट वन। और उस केस में जो पार्शियल प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पी नॉट वन, ठीक है। तो पी वन क्या है, पार्शियल प्रेशर,
सॉल्यूशन वाले केस में है, और ये P01 क्या है, पार्शियल प्रेशर इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ प्योर, तो पार्शियल प्रेशर तो रहा नहीं क्योंकि सिर्फ वही कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो प्योर वन कंपोनेंट का जो भी प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, उसे हम P01 बोलेंगे। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। अब सिमिलरली कंपोनेंट 2 के लिए भी हम यही इक्वेशन लिख सकते हैं, तो P1 इज इक्वल टू P01 Chi1 एंड P2 इज इक्वल टू P02 Chi2। ये Chi1 Chi2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है। Chi1 मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट 1 का, और Chi2 मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट 2 का, लिक्विड फेज में। ठीक है, लिक्विड फेज में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो मोल फ्रैक्शन है वो लिक्विड फेज में है। अब P टोटल को हम लिख सकते हैं, तो हमें पता है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर इज इक्वल्स टू द व्हाट, इज इक्वल्स टू द इंडिविजुअल प्रेशर। मतलब जो टोटल प्रेशर एक सॉल्यूशन में जो आप मेजर हो रहा है, वो उसके इंडिविजुअल जो भी कंपोनेंट है उसके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। मतलब P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। अब P1 और P2 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है। P1 की वैल्यू है Chi1 P1 नॉट, और P2 की वैल्यू है Chi2 P2 नॉट। क्लियर है ये चीज, है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें पता है बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हम मोल फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं, Chi1 को लिख सकते हैं 1 माइनस Chi2, क्योंकि द इंडिविजुअल सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। मतलब जितने भी कंपोनेंट है अगर उनके मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे, मतलब Chi1 Chi2 Chi3 Chi4, तो 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है, तो Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर Chi1 इज इक्वल टू 1 माइनस Chi2। ये चीज हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ P01 आ जाएगा माइनस P01 Chi2 आ जाएगा। अब ये जो माइनस में आया P01 Chi2, अब Chi2 इसमें भी है और Chi2 इसमें भी है, हमने Chi2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, P02 माइनस P01। दिस इज द ओवरऑल वैल्यू। नेक्स्ट, तो यहाँ इस वाले इक्वेशन का यूज क्या है कि अगर आपके पास प्योर सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर गिवन है ना, और एक का मोल फ्रैक्शन भी मेंशन है, तो आप P टोटल निकाल सकते हो। तो इससे हमने कंक्लूड किया दैट द टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, है ना। आपको दूसरे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है, आप एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से ही कैलकुलेट कर सकते हो चीजें, जैसे कि यहाँ पे किया। अब इस वाले इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो ये जो m हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x। ठीक है, ये Chi2x हो जाएगा। मतलब ये P टोटल लीनियरली वेरी करेगा Chi2 के साथ, मतलब जैसे जैसे आप Chi2 बढ़ाते जाओगे P टोटल क्या होगा, बढ़ते जाएगा, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आपको क्या करना है, सिंपली इस वाले इक्वेशन को P टोटल इज इक्वल टू P01 प्लस विद इन फर्स्ट ब्रैकेट P02 माइनस P01 Chi2, ये इक्वेशन को आप किससे कंपेयर करोगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। mx ये हो जाएगा पूरा, और c ये हो जाएगा, है ना। अब डिपेंड करेगा कि कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 कैसा है, तो वो डिसाइड करेगा कि टोटल प्रेशर क्या होगा। ठीक है, अगर आपने प्योर कंपोनेंट 2 लिया है, और अगर आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, अगर आप देख रहे हो कि जो प्योर कंपोनेंट 2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा है किससे, प्योर कंपोनेंट 1 से, प्योर कंपोनेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो उस वाले केस में आप क्या बोलोगे कि जैसे जैसे आप ज्यादा वाले के अमाउंट बढ़ाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, टोटल प्रेशर इंक्रीज करेगा। इसे ऐसे समझो कि सपोज आपके पास क्या है, सपोज आप दो लोग हैं, ठीक है, और दो लोग में से एक जो है वो वीक है और एक है वो स्ट्रांग है, ठीक है, और दोनों को मिलके एक काम करना है, ठीक है, लेबर का काम है, मतलब इट रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। अब क्या किया हमने, हमने और वीक लोग ऐड करने शुरू कर दिए। ठीक है, सपोज इनिशियली वीक था और एक स्ट्रांग था, और हमने और वीक लोग ऐड करने स्टार्ट कर दिए, तो एफिशिएंसी क्या होगी, घटेगी, है ना। पर अगर आपने स्ट्रांग लोग ऐड किए उसमें, तो क्या होगा, उस केस में एफिशिएंसी बढ़ेगी। सिमिलरली Chi1 और Chi2 है, ठीक है, Chi1 क्या है, उसका जो प्रेशर है वो ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा वॉलेटाइल है। Chi2 क्या है, कम वॉलेटाइल है। तो अगर आप और कंपोनेंट 1 को ऐड करोगे, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट को अगर और ऐड करोगे, तो क्या होगा, टोटल प्रेशर और बढ़ते जाएगा। अब देखो ये ग्राफ सारी चीजें एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको क्लियरली दिख रहा है, इस ग्राफ में क्या कर रहे हैं हम, लेफ्ट टू राइट हम
कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हैं, मतलब कंपोनेंट 2 को ऐड करते जा रहे हैं और 1 को हटाते जा रहे हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हम कंपोनेंट 1 था इनिशियली सिर्फ, फिर हमने क्या किया, कंपोनेंट 2 ऐड करते गए और कंपोनेंट 1 को हटाते गए। तो इनिशियली सिर्फ कंपोनेंट 2 सिर्फ 1 है, तो 1 का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज प्रेजेंट है, तो वही टोटल मोल्स भी वही है और नंबर ऑफ मोल्स भी वही है, तो मोल फ्रैक्शन 1 निकल के आएगा, है ना। तो ये प्योर का केस हो गया। प्योर कंपोनेंट 1 का प्रेशर क्या आ गया, P01 यहाँ पे। और अगर सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट 2 प्रेजेंट है, तो जो भी प्रेशर होगा वो 2 के कारण होगा, तो मतलब वो प्योर कंपोनेंट 2 का प्रेशर है। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि P02 क्या है, P02 क्या है, ज्यादा है P01 से। यहाँ पे ये चीज क्लियर है, P02 क्या है, ज्यादा है P01 से। अब इसके कारण क्या होगा कि जैसे जैसे अपन Chi2 का अमाउंट बढ़ाते आ रहे हैं, वैसे वैसे ये जो P टोटल है, दैट इज P1 प्लस P2, वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है ना, बढ़ेगा, क्लियर है बिल्कुल, ओके। और जो पार्शियल प्रेशर है 1 का, वो घटेगा, क्योंकि हम Chi1 घटा रहे हैं, 1 से 0 की ओर जा रहे हैं। इनिशियली मोल फ्रैक्शन 1 है और 0 की ओर जा रहे हैं, तो जैसे जैसे 1 कंपोनेंट का जो अमाउंट है बढ़ा घटाते जाएंगे, वैसे वैसे जो पार्शियल प्रेशर है 1 के कारण P1 जो इस वाले लाइन से डिनोटेड है, जो कि डिक्लाइन कर रहा है, वो भी क्या घटेगा। और जो 2 कंपोनेंट है वो बढ़ते आ रहा है, तो क्या होगा, P2 जो पार्शियल प्रेशर सेकंड कंपोनेंट का, वो क्या बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से हमें ये ओवरऑल ग्राफ मिलेगा, क्लियर है ये, ओके। सो इस वाले ग्राफ से हम क्या क्या चीजें कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो सेकंड कंपोनेंट है वो ज्यादा वोलेटाइल है फर्स्ट कंपोनेंट से, मतलब P02 इज ग्रेटर देन P01, एंड एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग द कंपोनेंट 2 मोल फ्रैक्शन, द टोटल प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस, ओके। तो देयर आर 3 लाइंस। पहला लाइन क्या डिनोट कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 इन द सॉल्यूशन फेज, 2 पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 इन द सॉल्यूशन फेज, P1 plus P2 is the total pressure, P01 is the pressure due to pure component 1 and P02 is the pressure due to pure component 2. Now अब अगर हम इस प्लॉट को देखें, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर ड्रॉ किया गया, टेम्परेचर आप चेंज नहीं कर सकते हो ना, तो ये वेरी करेगा। फिर वही सेम चीज मेंशन्ड है कि जो डैश लाइन 1 है वो डिनोट कर रही है प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इन द सॉल्यूशन फेज, और जो 2 है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन, सॉरी, जो 1 है वो क्या बता रही है, किसका बता रही थी, जो 1 है वो 1 का बता रही थी फर्स्ट कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, और 2 सेकंड कंपोनेंट का, और जो तीसरी लाइन है वो टोटल प्रेशर बता रही थी, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट देखो, उस इक्वेशन और ये जो इक्वेशन आप यहां देख रहे हो, इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो P1 है, ठीक है, वहां भी P1 था, वहां पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था वो P01 था, यहाँ पे P टोटल है, मतलब P1 प्लस P2 है, और क्या है, Y1 है। Y1 क्या होता है, Y1 सिंपल है बिल्कुल, आप अगर Y1 है आपका मोल फ्रैक्शन इन द गैसियस फेस, ठीक है। याद रखना, Chi1 जो था हमारा वो मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेस था, और यहाँ Y1 क्या है, मोल फ्रैक्शन इन द गैसियस फेस है, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। सिमिलरली आप P2 के लिए भी लिख सकते हो, ये इक्वेशन बिल्कुल वैलिड है, आप इन दोनों को ऐड करो, Y1 प्लस Y2 1 हो गया, P टोटल प्लस P टोटल 2P टोटल हो गया, ठीक है। Y1 प्लस Y2 1 हो गया, P टोटल प्लस P टोटल 2P टोटल हो गया, और P1 प्लस P2 P टोटल हो गया, क्लियर है, ओके। तो हम इन जनरल बोल सकते हैं कि किसी भी ith कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट ith component in the gaseous phase multiplied by the total pressure, that is P1 plus P2 के बराबर होगा, okay। So this is the important relation, right, apart from the Rolle's law जो हमने भी देखा, जहाँ पे हम P1 is equals to P01 x1 लिख रहे थे, Chi1 लिख रहे थे, यहाँ पे क्या हो गया, P1 is equals to Y1 P total, where Y1 is the what mole fraction of the component in the gaseous phase and Chi1 is the mole fraction in the solution phase, मतलब liquid phase में। अब अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ये हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन कि जो रॉल्स लॉ है वो क्या है, स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का, है ना। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो हेनरी लॉ क्या कहता है, P इज इक्वल्स टू के एच काई, यही होता है हेनरी लॉ, और रॉल्स लॉ क्या कहता है, P इज इक्वल्स टू काई P01,
ठीक है। तो काई काई सेम है, पी पी सेम है, सिर्फ डिफरेंस किसका है, के एच का। तो मतलब लिक्विड लिक्विड के केस में क्या होता है कि ये हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस बनता है जहां पे के एच किसके बराबर हो जाता है, प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। ओके, प्रेशर ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट के बराबर हो जाता है। बस यही यही है इन दोनों के बीच में रिलेशन कि लिक्विड लिक्विड केस में क्या होता है, अगर आपने दो वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन लिया है तो जो आपका हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट है के एच, वो किसके बराबर हो जाता है, प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट के बराबर। क्लियर है ना। सो इफ वी कंपेयर बोथ द इक्वेशन, the kh is different from p naught 1, so Raoult's law is becoming the special case of what, Henry's law. अब थोड़ा सॉलिड इन अ लिक्विड पे वापस आते हैं, है ना, ये हमने पढ़ रखा है, दोबारा से वापस आते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लास है और इसका एग्जांपल सिंपल है। अगर आप सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज वगैरह को अगर आप वाटर में अगर मिलाओगे तो वो किसका केस बनेगा, सॉलिड इन लिक्विड का। नाउ liquid at a given temperature vaporize under equilibrium condition, the pressure exerted by the वेपर्स ऑफ द लिक्विड ओवर द लिक्विड फेज इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। ये चीज पता हमें, मैंने बता रखी है कि जब जब भी कोई लिक्विड लो आप, वो इवोपोरेट होकर के जमा होगी और अब जो प्रेशर वो लिक्विड फेज के ऊपर अप्लाई करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। ओके, तो प्योर कंपोनेंट में जो होता है उसमें क्या होता है कि सारे के सारे जो भी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को, वेपर प्रेशर को क्या करें, क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप प्योर कंपोनेंट जहां आपने सॉलिड को डिसॉल्व नहीं किया है लिक्विड में, उस वाले केस में क्या है, सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, मतलब लिक्विड के जो सरफेस है उस पे भी कंपोनेंट ही प्रेजेंट है, नीचे भी कंपोनेंट ही प्रेजेंट है ना। तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है। अब आपने क्या किया कि उसमें सॉलिड ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड कर दिया। अब क्या होगा कि जो सरफेस है उस पे लिक्विड को भी कंपोनेंट है और सॉलिड को भी कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट है ना। दोनों कंपोनेंट होने से क्या दिक्कत आएगी कि इनिशियली मान लो 10 जो है वो लिक्विड के कंपोनेंट या फिर पार्टिकल प्रेजेंट है जो कि अवेलेबल थे गैसियस फेज में जाने के लिए। क्या है कि मोस्ट प्रोन तो वही होता है, ऐसा ऐसा तो नहीं होगा कि जो बल्क के अंदर प्रेजेंट है, मतलब जो नीचे सरफेस पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो अचानक से गैसियस फेज में चला जाएगा। जो सरफेस पे प्रेजेंट है वही कन्वर्ट होगा गैसियस फेज में। तो जितने ज्यादा पार्टिकल सरफेस पे होंगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि वो गैसियस फेज में चला जाए। इसका सिंपल सा आप ये ले लो, एग्जांपल ले लो कि अगर आप पानी को एक गिलास में लो, इसको इवापोरेट होने में कम टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू अगर आप वही पानी क्या करो, अपने सरफेस पे या फिर फ्लोर पे फैला दो, तो वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा क्योंकि उसको क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। मतलब सिंपल क्या है, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे आ गए और वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज होगा किसके लिए, एनवायरमेंट में, ताकि वो जल्दी से क्या जा सके अपने गैसियस फेज में। वही चीज है, सेम 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 फंडा अप्लाई करना। अब क्या हुआ कि आपने नॉन वोलेटाइल सॉलिड वहां पे ऐड कर दिया, तो अब सरफेस पे क्या होगा, जो कुछ कुछ लिक्विड पार्टिकल्स है उनको रिप्लेस करके वो नॉन वोलेटाइल सॉलिड आ जाएगा। ऑब्वियस है, प्रोबेबिलिटी है इसकी ये चीज होगी, है ना, 99% प्रोबेबिलिटी की होगी ये चीज। तो अब क्या होगा कि सरफेस पे इनिशियली जहां पे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड प्रेजेंट था जो कि वोलेटाइल था, अब वहां पे नॉन वोलेटाइल सॉलिड भी प्रेजेंट है। तो अब चांसेस कि वो लिक्विड पार्टिकल गैसियस फेज में जाए वो कम हो गया क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सरफेस एरिया घटा दिया है एक तरीके से, है ना। तो दैट इज द रीजन दैट आफ्टर एडिंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। क्लियर है, एट द सेम टेम्परेचर। देखो इस चीज को इस डायग्राम से भी समझ सकते हो आप। इनिशियली प्योर सॉल्वेंट पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिक्विड के कंपोनेंट प्रेजेंट थे, अब आपने इसको रिप्लेस कर दिया, तो अब क्या हो रहा है, जो कंपोनेंट जो कन्वर्ट हो रहे थे गैसेस फेज में उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, घट गई। क्लियर है यहाँ से, ओके। नाउ the decrease in the vapor pressure of the solvent on account of the presence of the solute in the solvent, evaporation of the molecule from its surface is denoted by 0, right? So this is the result of adding non-volatile solid to liquid. अब आते हैं एक एग्जांपल पे, ठीक है, इलस्ट्रेशन से समझते हैं इसे। तो हमने क्या किया कि इनिशियली 1 मोल ऑफ सुक्रोज क्या किया, वाटर में ऐड किया, ठीक है, और सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस हमने 1 मोल ऑफ यूरिया भी ऐड किया, ठीक है। अब सुक्रोज और यूरिया में ज्यादा वोलेटाइल कौन है, यूरिया ऑफ कोर्स ज्यादा वोलेटाइल है और सुक्रोज कम वोलेटाइल है। तो इस कारण से क्या होगा
कि जो यूरिया वाले केस पे जो प्रेशर है वो कम होगा और सुक्रोज वाले केस पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये चीज हमें रॉल्स लॉ से ही पता है ना, कि रॉल्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम कोई वोलेटाइल कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा उस वाले केस पे, उसकी जो जो भी वेपर प्रेशर की जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी अगर हमने ज्यादा वोलेटाइल ले लिया। नाउ अगर मैं किसी बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूं जहां पे दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट वन सॉल्वेंट है, कंपोनेंट टू सॉल्यूट है, और जो सॉल्यूट क्या है वो नॉन वोलेटाइल है, तो जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल ऐड किया था तो प्रेशर घट गया था। अब इस चीज को क्वांटिफाई करने के लिए हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कहीं कहीं RLVP भी लिखा हुआ होता है। तो ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की खासियत क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड करती है, मतलब आपने कितने पार्टिकल ऐड किए सॉल्यूट के, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कितने पार्टिकल ऐड किए, टोटली इस पर डिपेंडेंट है ना, नेचर पे ज्यादा डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो ये यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ द नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स यू हैव एडेड, राइट। सपोज P1 जो था वो वेपर प्रेशर हो गया सॉल्वेंट का, कब, जब हमने सॉल्वेंट ऐड कर दिया, और Chi1 क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो और P01 यहाँ पे प्योर स्टेट में जो प्रेशर है वो है P01। तो तीन चीजें तीन यहाँ पे टर्म्स है। पहला है P1 जो सॉल्यूशन फेज का प्रेशर है, वेपर प्रेशर है वन कंपोनेंट का, P01 जो प्योर प्योर कंपोनेंट वन का है, और Chi1 मतलब मोल फ्रैक्शन है ना। तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, P1 इज इक्वल्स टू Chi1 P1 नॉट। ठीक है, जो वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए लिख सकते हैं ये चीज। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डेंस में आप बोल सकते हो कि अगर आप प्लॉट करोगे P1 और Chi1 को, और जहाँ पे P01 क्या होगा, स्लोप होगा, तो आपको एक लीनियर प्लॉट मिलेगा। ठीक है, जिसका tan थीटा किसके बराबर होगा, जिसका tan थीटा P01 के बराबर होगा, है ना। क्लियर है ये चीज, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, वोलेटाइल कंपोनेंट का अमाउंट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। सो हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म दैट इज CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन, दोनों का वेपर प्रेशर गिवन है दैट इज 200 mm of Hg और 450 mm of Hg, राइट। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन prepared by mixing 25.5 gram of CHCl3 and 40 gram of CH2Cl2। और दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द वेपर फेज, राइट। तो सबसे पहले हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन का। प्योर कंपोनेंट का गिवन है और आपको मास भी गिवन है, तो आप क्या करोगे, सिंपली रॉल्स लॉ अप्लाई करोगे। देखो वही चीज की गई है। तो पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया दोनों का, ठीक है, मोलर मास कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे CH2Cl2 का 12 into 1 और 1 कार्बन, और 2 हाइड्रोजन के लिए 2 into 1, देन क्लोरीन इज 35.5 into 2 जो किया है 85 ग्राम पर मोल के अराउंड। सिमिलरली आपने CHCl3 कैलकुलेट किया जो कि आया अराउंड 119.5 ग्राम पर मोल के अराउंड। अब दोनों के मोल्स कैलकुलेट कर लिए, फॉर्मूला सिंपल है, गिवन मास बाय मोलर मास। एक का नंबर ऑफ मोल आया 0.47 और दूसरे का आया 0.213, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए 0.683। मोल फ्रैक्शन आपने कैलकुलेट कर लिया दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, हमें पी टोटल का एक डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, P01 इज प्लस P02 माइनस P01 अंडर स्मॉल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय Chi2, दैट विल गिव यू द पी टोटल जो कि आएगा अप्रोक्सीमेटली 347.9 के अराउंड। ठीक है, mmHg में। अब आपको क्या निकालना था, मोल फ्रैक्शन निकालना था वेपर फेज में। तो फॉर्मूला पता है आपको, P1 इज इक्वल्स टू Y1 P टोटल, जहाँ पे Y1 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज। तो वही फॉर्मूला यूज किया हमने। ठीक है, पहले P1 यहाँ पे गिवन था, ठीक है, और P2 भी गिवन था, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, Y का वैल्यू, Y की वैल्यू यहाँ से निकाल दी। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द रॉल्स लॉ, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।